देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 3 दिन केस जरूर कम हुए, लेकिन आखिर क्यों ये उम्मीदें धराशायी हुई और सारे बुरे रिकॉर्ड टूट गए? आखिर ये जो बताया जा रहा है, ये जो सुनामी आई है, ये रुकेगी कब? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जुड़ी। देश में आज कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में 4,12,373 नए केस आए हैं, जबकि एक दिन में 3,979 मरीजों की जान चली गई। देश में एक्टिव केस भी 35.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 3,30,535 मरीज रिकवर हुए हैं। कर्नाटक और केरल सरीखे दक्षिण के राज्यों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में फिर से केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 57,640 नए केस आए, जबकि 920 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में केरल में 41,953 नए केस आए हैं। यूपी में भी नए केस का आंकड़ा फिर से बढ़ते हुए 31,000 के पार पहुंच गया है। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र और यूपी में केस घटने लगे थे, लेकिन स्थिति फिर से बदल गई है। कर्नाटक में पहली बार एक दिन में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अकेले बेंगलुरु में 23,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक कोरोना के नए मामलों को लेकर सरकार के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में राज्य में महामारी से 346 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 20 घंटे की मोहलत दी है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन देने का प्लान आज सुबह 10:30 बजे तक बताए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन देने की कोशिश हो। दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत बताई गई है। देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की पूरी कोशिश हो रही है। बुधवार देर शाम तक देश में कुल 16 करोड़ 24 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 18 से 44 उम्र के 2.30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि कुल 18.9 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन राजधानी में वैक्सीन की कमी है। केजरीवाल ने राजेंद्र नगर इलाके में टीकाकरण केंद्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी ज्यादा से ज्यादा टीके की है, लेकिन यह हमारे पास बहुत कम है। कोरोना से जंग में विदेशों से मिल रही सहायता पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। राहुल का पहला सवाल है कि भारत ने कितनी विदेशी मदद पाई है, जबकि दूसरा सवाल पूछा है कि जो मदद आई है वो कहां पर है। राहुल ने यह भी पूछा है कि इन मदद से कौन फायदा उठा रहा है और किस तरह राज्यों में इसका बंटवारा किया गया। राहुल ने यह भी कहा कि इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है। कर्नल दिनेश नयन ने सवाल उठाया है कि कहीं नए स्ट्रेन के पीछे चीन के साजिश तो नहीं है। कर्नल नयन का कहना है कि जो देश चीन के खिलाफ मुखर रहे हैं, उन्हीं देशों में कोरोना के नए वेरिएंट क्यों सामने आ रहे हैं। भारत में पहली वेव के बाद जिस महामारी को खत्म मान लिया गया था, वह दूसरी वेव में हाहाकारी रूप लेकर लौटा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला के लिए Z+ सिक्योरिटी मांगी गई है। साथ ही उन्हें वैक्सीन के लिए धमकी देने वालों के खिलाफ FIR की मांग भी की गई है। वहीं वकील दत्ता माने की इस याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी? हरियाणा के अस्पतालों को खट्टर का क्या ऑफर है? टेस्ट किट के नाम पर मरीजों के साथ कहां धोखा हुआ? कोरोना पीड़ितों को इलाज देने में क्यों सक्षम नहीं है सिस्टम? ऑक्सीजन संकट से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 सांस की आस। भारत में कोरोना से हाहाकार मचा है, जबकि दुनिया इस संकट से काफी हद तक निकल चुकी है। महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कम केस आए। यही नहीं, फ्रांस को छोड़कर किसी भी यूरोपीय देश में एक दिन में 25,000 केस भी अब नहीं आ रहे हैं, जबकि भारत में हालात बिल्कुल उलट हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसके लिए तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजयन राघवन ने कहा है कि हालांकि यह नहीं पता है कि ये तीसरी लहर कब आएगी, उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भीषण और लंबी होगी, इसका अनुमान नहीं लगाया गया था। इस वक्त देश में 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें से 4 राज्यों में तो 2 लाख से 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में 6,41,000, कर्नाटक में 4,87,000, केरल में 3,75,000, यूपी में 2,62,000 एक्टिव केस भारी चिंता का सबब बने हुए हैं और यही वजह है कि स्वास्थ्य सिस्टम पर भारी दबाव है।
मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर पर डराने वाली तस्वीरें दिखी। बीएमसी ने मुंबईकरों से अनुरोध किया था कि वो 12 बजे के बाद ही सेंटर पर आएं, लेकिन लोग समय से पहले पहुंच गए और सेंटर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस की मौजूदगी में भी भीड़ सेंटर में घुसने लगी। बाद में जब वैक्सीन की खेप पहुंची तो वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले हालात भयावह नजर आए। हरियाणा में राज्य सरकार प्राइवेट अस्पतालों को प्रति मरीज प्रतिदिन 1000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो अस्पताल हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करेंगे उन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 रुपए एक बेड के हिसाब से 7 दिन तक दिया जाएगा, यानी 7 दिन का 7000 अस्पतालों को दिया जाएगा, ताकि ये अस्पताल ज्यादा से ज्यादा लोगों के इलाज के लिए आगे आए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जिले के नंदयाल शहर में कोरोना पीड़ितों को क्वारंटीन में रखा गया है, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको खाने के लिए तरसना पड़ रहा है। हालात यह है कि जब क्वारंटीन सेंटर में खाना पहुंचता है तो खाने के पैकेट लेने के लिए भूखे कोरोना पीड़ितों को धक्का मुक्की करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लोग वैक्सीन के लिए धक्का मुक्की करते देखे गए। राज्य में वैसे तो कई जगहों पर वैक्सीन के लिए लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, मगर कुछ जगहों पर तो हालात बड़े ही भयावह दिखे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं दिख रहा है। वैक्सीन लेने आए कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें डर है कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद कहीं वैक्सीन मिले ही नहीं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इलाज के नाम पर खतरनाक जुगाड़ किए जा रहे हैं। मालवा में मरीजों को बगीचे में रखकर इलाज किया जा रहा है। मरीजों को बगीचे में दरी और कार्टून के ऊपर लिटा दिया गया है, जबकि सैलाइन की बोतलें पेड़ों से लटकी हुई है। इलाज का ये जुगाड़ एक निजी चिकित्सक ने निकाला है। खतरनाक बात यह भी है कि यहाँ इलाज करा रहे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को न तो कोरोना का खौफ है और न ही उनके लिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। मुंबई से सटे उल्लासनगर का ये वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ बच्चे बेहद गंदे माहौल में कोरोना टेस्ट किट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बच्चे इन किट्स की पैकिंग करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने फैक्ट्री पर रेड मारी, जिसके बाद पता चला कि इस तरह के कई घरों में बगैर किसी मानक के किट बनाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति इन्हें ये किट बनाने के लिए दे रहा है वो वीडियो वायरल होने के बाद से फरार है। इस वक्त मुश्किलें हजार हैं, लेकिन इस दौर में हौसले की भी कमी नहीं। कोई जरूरतमंद मरीजों को खाना खिला रहा है तो कोई धर्म की दीवार तोड़कर मदद कर रहा है। आखिर इन्हीं कोशिशों से तो हारेगा कोरोना। देखिए टॉप 9, हारेगा कोरोना। कानपुर पुलिस ने पुलिस लाइन में ऑक्सीजन बैंक बनाया है। ऑक्सीजन बैंक बनाने के साथ नारा दिया है, चलो एक जान बचाएं। सिलेंडर दान करें या कुछ समय के लिए दें। मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए जरूरतमंदों को इस बैंक में निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाएगा। कानपुर में ऐसे हालात हैं कि जरूरतमंदों को खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ रही है। गाजियाबाद के रेस्टोरेंट संचालक ने कोरोना पीड़ितों को मुफ्त में खाना देने की व्यवस्था की है। लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन इसके मालिक और स्टाफ इस पूरे दौर में कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हैं। शालीमार गार्डन स्थित रेस्टोरेंट से आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 200 कोविड मरीजों के घर मुफ्त फूड रोज पहुंचाया जा रहा है। वाराणसी में डीआरडीओ का 750 बेड का हॉस्पिटल 1 सप्ताह में मरीजों को अपनी सेवाएं देने लगेगा। अस्पताल का 90% काम हो चुका है। डीआरडीओ की टीम ने 20 अप्रैल से इस अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया था और मात्र 15 दिनों में 750 बेड के इस हॉस्पिटल का काम लगभग पूरा होने को है। अस्पताल में 250 बेड के 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। इनमें सबसे पहले 250 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार किया जा रहा है। इस वार्ड में वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी। भारत में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। यह अनुमति दवा बनाने वाली कंपनी रॉश इंडिया को मिली है। अमेरिका और यूरोप में पहले से इस कॉकटेल का कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार ने इसकी इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी है। एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल कोविड के हल्के और मध्यम लक्षण वाले मरीजों पर किया जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल हुआ था। अहमदाबाद में रेलवे ने कोरोना मरीजों के लिए 19 आइसोलेशन कोच बनाए हैं। ये कोच कोविड केयर सेंटर की तरह काम करेंगे। रेलवे को इन्हें बनाने में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी सहयोग दिया है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इस महामारी से निपटने की एडवांस तैयारी भी की जा रही है। बिहार के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र कुमार ने खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। नरेंद्र कुमार ने अपनी गाड़ी ले जाने के लिए कंटेनमेंट जोन में लगाई गई 5 बल्ले की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। स्थानीय बाजार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद 29 अप्रैल को एसपी सुशांत कुमार ने पूरे बाजार को सील करवा दिया था।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में समाज की संवेदनहीनता की खबर सामने आई है। कोरोना के डर से जब किसी ने भी लावारिस वृद्धा का शव को नहीं छुआ, तब राज्य पुलिस के टीआई कलीम खान ने हिंदू बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली। कुछ मुस्लिम युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने हिंदू रिवाज के साथ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। टीआई कलीम खान के मुताबिक, मैं वर्दीधारी हूँ, जात पात के इस बंधन से दूर हूँ और मानवता को मानता हूँ। आयरलैंड से भेजी गई राहत सामग्री भारत पहुंच गई है। आयरलैंड ने एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भेजा है, जिसे दिल्ली के बेस अस्पताल में स्थापित किया जाएगा। ये ऑक्सीजन जनरेटर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है, जो 50 बेड्स पर 10 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से मिल सकेगा। कोविड की वजह से बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अहमदाबाद में कुछ युवकों ने अनूठी पहल की है। अहमदाबाद का ये म्यूजिक ग्रुप लोगों को म्यूजिक थेरेपी दे रहा है। खास बात यह है कि ये काम अस्पतालों में भी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को क्यों खत लिखा? कहां बीजेपी समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ हुई? कितने और राफेल आज पहुंचेंगे भारत? 5G ट्रायल को लेकर क्यों बवाल मचा है? देश से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। भारतीय वायुसेना को और राफेल विमान मिल गए हैं। इस छठी खेप में 3 राफेल विमान भारत को मिले हैं। फ्रांस से राफेल की रवानगी की जानकारी फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके दी है। इन तीनों राफेल विमानों ने फ्रांस की मैरीग्रेग बोर्डो एयरबेस से भारत के जामनगर एयरबेस के लिए उड़ान भरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमला करते हुए कहा, हिंसा पर ममता बनर्जी की चुप्पी उनकी संलिप्तता को बताती है। नड्डा ने हिंसक वारदातों को राज्य प्रायोजित करार दिया और कहा कि बीजेपी ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंसक वारदातों को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को खत लिखकर पूछा है कि बंगाल में अब भी राजनीतिक हिंसा जारी है, उस पर अब तक क्या किया गया और मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजने को फिर कहा गया है। इसके अलावा पूछा गया है कि 3 दिन पहले मामले पर जवाब मांगा गया था, वो अब तक क्यों नहीं आया। पश्चिम बंगाल के भाटपारा के कांकीनारा इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर अज्ञात लोगों ने हमला किया और बम फेंका। बीजेपी कार्यकर्ता के मुताबिक, मैंने अपने घर पर बम फेंकते 3 लोगों को सीसीटीवी फुटेज में देखा है। मेरा पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में आग भी लगा दी गई। सभी वारदातों में आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान रणनीतिक सामान की आवाजाही में ढील देने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। विदेश मंत्री ने ये बातें चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई ऑनलाइन चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही है। 5G ट्रायल में चीनी कंपनियों को मंजूरी नहीं मिलने से नाराज चीन ने कहा है, भारत कारोबार के लिए ठीक नहीं है। दूरसंचार विभाग ने भारत में जल्द ही 5G मोबाइल नेटवर्क का ट्रायल शुरू करने को मंजूरी दी है। हालांकि इसमें किसी भी चीनी कंपनी को मौका नहीं दिया गया है। लंदन में G7 बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने G7 की बैठक में डिजिटल तरीके से हिस्सा लिया और कहा कि कोविड चुनौती से निपटने में भारत अपनी भूमिका निभाएगा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री से बात की और उन्हें 2030 कार्य योजना को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संबंधों को लेकर मोदी जॉनसन नजरिए को अमली जामा पहनाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से आर्थिक मोर्चों पर जूझ रहे छोटे कारोबारियों को राहत देने के लिए अहम ऐलान किए हैं। बैंक ने अपनी वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग योजना को फिर खोल दिया है। योजना के तहत 25 करोड़ तक का लेन देन रखने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs को लोन रिस्ट्रक्चरिंग का सेकंड राउंड में फायदा मिलेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से कहां पर 3 लोगों की मौत हुई? पंजाब में किसान यूनियन क्यों कर रही है लॉकडाउन का विरोध? आरपीएफ सिपाही की मुस्तैदी से कहां पर महिला की जान बची? राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। यूपी के लखनऊ के चिन्हट इलाके में ऑक्सीजन प्लांट में रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। योगी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होम्योपैथिक सिरप पीने से 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृत युवकों के परिजनों ने बिना पुलिस को सूचित किए सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि युवकों ने शराब के नशे के लिए अल्कोहल मिलाकर सिरप पिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में लॉकडाउन के विरोध को लेकर सफाई दी है। सफाई में कहा गया कि लॉकडाउन के विरोध करने का फैसला केवल पंजाब की किसान यूनियनों ने लिया है, मोर्चा ने नहीं। किसान संगठनों ने कहा है कि वे 8 मई को पूरे पंजाब में लॉकडाउन का खुलकर विरोध करेंगे और दुकानदार दुकान खोलेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा आरक्षण को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया है। सीएम ने कहा, मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की लड़ाई विजय तक जारी रहेगी। उन्होंने पीएम और राष्ट्रपति को तत्काल मराठा आरक्षण पर फैसले लेने की अपील की। ओडिशा में स्पेशल टास्क फोर्स ने एक अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में रानीतल भद्रक के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कई ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर बुधवार को एक यात्री से कस्टम विभाग के अधिकारियों ने करीब 578 ग्राम सोना बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। खाड़ी देश से आए एक यात्री से जांच के दौरान ये सोना जब्त किया गया। झारखंड के देवघर में 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी अलग अलग तरीके से ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 9 पासबुक, 4 चेकबुक व 11 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची। कई मकानें, दुकानें और वाहन मलबे में दब गए। जिले की डीएम स्वाति भदौरिया ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी सुविधाओं को सुचारू रूप से शुरू कराने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन पे एक आरपीएफ सिपाही की मुस्तैदी ने एक महिला की जान बचाई और उसे ट्रेन के नीचे जाने से बचा लिया। महिला बिना गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुके ही उतरने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।